students. So today I am going to talk about center of mass. What is center of mass? आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास के अंडरस्टैंडिंग एंड उसका एप्लीकेशन हर जगह होता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तो है ही, रोटेशनल मोशन में है, इन वेरियस प्लेसेस सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जो है अप्लाई होता है, यूज होता है। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सेंटर ऑफ मास को किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को जब हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अब इसको हमने यहां से यहां फेंक दिया। अब इसके मोशन को स्टडी करना है हमको, इसको ऊपर फेंक दिया, अब इसके मोशन को स्टडी करना है। जब हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी की बात करते हैं, मतलब कि इसके हर पार्टिकल के मोशन की स्टडी की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मिलियंस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, राइट? तो हर पार्टिकल को स्टडी करना, इसके मोशन को, बिकॉज जब हम इसको फेंक रहे हैं तो हर पार्टिकल का मोशन अलग अलग है, राइट? सो हर पार्टिकल को स्टडी जब करेंगे, दैट इज द स्टडी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. So it is very difficult, it is very much complicated. Every particle are having different kind of motion. हर पार्टिकल का मोशन अलग अलग रहेगा इसमें. So कैसे स्टडी करेंगे इसके मोशन को, कैसे स्टडी करेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो अगर हम ऐसे पॉइंट इस ऑब्जेक्ट में फाइंड आउट करें जहां हम बोल सकें कि ऑल द पार्टिकल्स आर एट दैट, थोड़ा सुनने में वेग लग रहा है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए, सिंगल पॉइंट, जहां हम ये बोल सकें कि ये जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं उस सबका इफेक्ट जो होने वाला है, वो सिंगल पॉइंट की स्टडी से हो जाएगा. जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में देखते हैं कि रेजिस्टेंसेस की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि 10 रेजिस्टेंस लगा दिया. अब हम बोलते हैं भाई 10 रेजिस्टेंस है, सबको अलग 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 ढंग से उसमें ज्वाइन किया हुआ है. सो हमको अगर कोई एक रेजिस्टेंस ऐसा मिल जाए जो कि सेम इफेक्ट दे, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. इन द सेम वे इस ऑब्जेक्ट के हमको मोशन की स्टडी करनी है, उसमें हर पॉइंट का, हर मास का, इसमें छोटे 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 इनफाइनाइट नंबर पार्टिकल्स आते हैं. सबको स्टडी करना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई, सबके मोशन अलग अलग रहेंगे. तो कोई एक पॉइंट ऐसा रहे जहां हमको उसके मोशन को स्टडी करेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड उसकी स्टडी होगी, राइट? सो ऐसे पॉइंट को इन दिस ऑब्जेक्ट जहां हम ये मान लें कि भाई टोटल मास जो है एट दैट पॉइंट है, सो सच पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. बात समझ में आई? इसीलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस. अब पॉइंट मास का कंसेप्ट क्या है भाई? ये तो पॉइंट नहीं है, इट इज द एक्सटेंडेड मास है. सो पॉइंट मास जब हम बोलते हैं, इसका मतलब यही होता है कि वो पॉइंट जहां पर टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उस पॉइंट की स्टडी हम करें. और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर सच पॉइंट. हम जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं मास, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर, पॉइंट मास. हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन किसका? उस पॉइंट का. वो पॉइंट कौन सा? दैट इज सेंटर ऑफ मास. ठीक है? सो उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पिक्टोरियली आपको समझाता हूं. सपोज उसको यूं समझो, कभी कभी आपने चाइल्डहुड में एक खेल किया होगा कि सपोज एक बुक है, बुक को आपने ऐसा एक उंगली पर रखने की कोशिश की, आपने बैलेंस करने की, जैसे इसको है. अब इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बैलेंस करना चाहते हैं. तो कभी कभी हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. बैलेंस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि दिस इज द पॉइंट. हम इसको बैलेंस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका पूरा वेट जो है इस पॉइंट पर नीचे आ रहा है, हम अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए तो वेट बैलेंस हो गया. दिस इज द पॉइंट
एक सिंगल पॉइंट तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, सबके वेट है नीचे। तो हमने एक पॉइंट पर बैलेंस किया, इसका मतलब क्या किया कि हमने अपवर्ड फोर्स लगाया, अपवर्ड फोर्स लगाया मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, मतलब इतने जितने पार्टिकल्स इस पर थे सबका वेट डाउनवर्ड था, तो सबका वेट का हमने रिजल्टेंट इस पॉइंट पर आया, राइट। आज जिसका हमने अपोजिट फोर्स लगाया इसलिए ये स्टेशनरी हो गया, ये बैलेंस हो गया। पर ये पॉइंट पर हमने टोटल वेट आ गया, मतलब टोटल वेट आ गया मतलब टोटल मास आ गया, क्योंकि मास इंटू जी, m इंटू जी इज द वेट। तो यहां पर अगर हमारा टोटल वेट नीचे के डायरेक्शन में है और हम ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एट दिस पॉइंट टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड, सो सच पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, राइट। सो मास जब हम एक साथ चार, दिस विल बी कॉल्ड सिस्टम ऑफ मासेस, इनफाइनाइट नंबर पार्टिकल्स, तो हम बोले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और हम छोटे छोटे पार्टिकल का जो मास बोलते हैं सिस्टम ऑफ मासेस, राइट। सो लाइकवाइज अगर मास कितने तरह का हो सकता है, स्कैटर्ड मासेस है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो ऐसे में हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक फार्मूला एस्टेब्लिश्ड है, वो फार्मूला कैसे आता है हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए सपोज तो हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं, राइट, दैट इज द पॉइंट in the system of particles, where whole mass of the object is supposed to be concentrated is called center of mass। बात समझ में आ गई? हमने जो एक्सप्लेन किया उसी को हमने वर्डिंग्स में लिख दिया है, अच्छी बात है। अब देखिए कि सपोज हम एक मास ये है ए, दूसरा ये है बी, तीसरा ये है सी, 3 मासेस आर देयर। अब 3 मासेस का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई हमको रिफरेंस तो चाहिए ना, सेंटर का एड्रेस देना है हमको, तो कुछ रिफरेंस चाहिए कि भाई यहां से 2 मीटर की दूरी पर, यहां से 1 मीटर की दूरी पर कुछ रिफरेंस पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब किसी के पोजीशन को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एक होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के हम पोजीशन वेक्टर से उसका पोजीशन डिफाइन करें, ठीक है। तो हम ये जो एक्सिस बना रहे हैं, सपोज ये मास है स्पेस में है, राइट, सो हमको 2D से नहीं काम चलेगा, हमको 3D एक्सिस बनाना पड़ेगा, यदि एक्स वाई और इधर जेड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 एक्सिस इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन एंड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब ये 3 मासेस का अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, पोजीशन बताते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये ओरिजिन है O, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0। अब यहां से हमने इसका बोल दिया सपोज इट इज R1, राइट, ये पोजीशन R1 हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर इसको हम बोलते हैं R2 बोल देंगे, इसको हम R3 पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। 3 objects are there and their position vectors are R1, R2 and R3 and their masses are M1, M2 and M3। तो इसका सेंटर ऑफ मास जैसा हमने बताया, कोई तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा, तीनों को हम एक सिस्टम मानते हैं, these are the discrete masses,
distributed as such masses where some mass here, some mass here, some mass is here. तो ऐसे को बोलते हैं discrete distribution of masses. Discrete distribution of masses, right? Masses discretely distributed है. अब इन तीनों masses का अपने को एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट, जहां पर उसका इफेक्ट जो है तीनों का सेम एज टोटल मास उस पॉइंट पर है वैसा इफेक्ट दे. ठीक है, जैसा हमने इसको बैलेंस करके बताया था. सपोज उसका पोजीशन वेक्टर, सपोज ये पॉइंट यहां पर है कहीं, तो इसको हम R2 इधर लिख देते हैं. सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है R सेंटर ऑफ मास. ये हो गया सेंटर ऑफ मास. तो अगर इस तरह से डिफाइंड है तो R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. This is the position vector of center of mass of these three masses. ये है definition of center of mass. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. इसको समझ लीजिए और ध्यान में रखिए. ठीक है, अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास and these are the position vectors of discrete masses. ये तीन मासेस के लिए हो गया. अब इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. n number of masses are there, n number of discrete masses are there whose position vectors are R1 R2 R3 R4 R4 Rn and masses are M1 M2 M3 up to Mn. So उस केस में इसको हम जनरलाइज कैसे कर सकेंगे? फॉर n masses, राइट, इसको हम सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस लाइकवाइज Mn Rn. These are the position vectors and this is the position vector of center of mass. Here M1 plus M2 likewise Mn. So this is generalized form of center of mass of discrete masses. That is important. Discrete masses. Discrete means separately they are kept somewhere. एक दूसरा होता है continuously distributed masses. So that I will tell you later. So for discrete masses, this is the formula for center of mass. अब सपोज ये पोजीशन वेक्टर हो गया. अभी इसको हम डिनोट करना चाहते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में. सो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? x1 y1 z1. इसका हो जाएगा x2 y2 z2. इसका क्या हो जाएगा? x3 y3 z3. और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x बार y बार z बार. किसका है ये? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब हमको पता है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर को हम उसके कोऑर्डिनेट से कैसे डिनोट करते हैं? हम लिखेंगे R1 को कैसे लिखेंगे? x1i प्लस y1j प्लस z1k, where I, j, k are the unit vectors along x, y and j. इसके along unit vector है j, इसके along है I, इसके along unit vector कौन सा है? k. So any position vector can be represented in terms of the coordinate of the point a. a का position vector r1 है, coordinate x1 y1 z1 है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं. In the same way R2 के लिए भी हम वैसे बना सकते हैं. लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k in terms of unit vectors, and R3 के लिए that is x3i plus y3j plus z3k. Or for center of mass, this is the position vector.
सो आर सेंटर ऑफ मास, इसको हम क्या लिखेंगे, x बार I plus y bar j plus z bar k. These are the unit vectors. These values, if we are putting in this, therefore RCM की जगह हम ये लिख देते हैं, that is x bar I plus y bar j plus z bar k. ये हो गया क्या, RCM. ठीक है. राइट साइड में देखा जाए तो क्या आ जाएगा, M1 R1 ये लिख देंगे, M1 R1 की जगह क्या लिखेंगे, X1 I प्लस Y1 J प्लस Z1 K प्लस M2 X2 I प्लस Y2 J प्लस Z2 K प्लस M3 X3I प्लस Y3J प्लस Z3K लिख सकते हैं ना. And this is divided by, this I will write where, here only I will write. This is divided by M1 plus M2 plus M3 because it's denominator. अब इसको सेपरेट करेंगे. So this relation can be written like this. What I have done, left hand side as it is, right hand side I have taken all i's together, M1 x1 M2 x2 M3 x3 I, this M1 x1 M2 x2 M3 x3 addition I plus M1 y1 M2 y2 like this, all the three I j k I have separated, in denominator is this. Now if you look at I, this by this I, this by this j, this by this k, separately if you are writing, so this will be like this. So I will compare the coefficients of I, j and k respectively. So x bar will be equal to this by this, because coefficient of I will be this by this and coefficient of I over here is x bar. Similarly we can compare all coefficients of I, j and k, and x bar, y bar, z bar we will get. And what is x bar, y bar, z bar? That is the, in terms of coordinates, right? Center of mass, that is the coordinate of center of mass in terms of coordinates of the other masses. Therefore x bar is equal to M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 divided by M1 plus M2 plus M3. Comparing left hand side and right hand side. I have compared coefficient of I, left hand side is x bar, I have written that, and right hand side, what is the coefficient of I? Right? Coefficient of I is this divided by this, because M1 plus M2 plus M3 is for all in denominator. So we can separate. And y bar is equal to M1 y1 plus M2 y2 plus M3 y3 upon M1 plus M2 plus M3, and z bar is equal to M1 z1 plus M2 z2 plus M3 z3 upon M1 plus M2 plus M3. This is also a very important relation and you should remember this. Its application will be very much frequently. Now we can generalize this. Means this can further be extended for n number of masses. Right? If it is extended for three masses I have taken, this is the formula, and for n number of masses. So this can be written as for n number of masses, x bar is equal to M1 x1 plus M2 x2 plus like this Mn xn, this is Mn xn divided by M1 plus M2 plus Mn. Likewise
y bar is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus mn yn. Here m1 plus m2 plus like this plus m, it is mn plus mn, right? And z bar is equal to m1 z1 plus m2 z2 plus mn zn divided by m1 plus m2 plus like this plus mn. So this is the general formula for n number of masses discretely distributed in the space. Then how to find the coordinates of center of mass? कैसे निकालते हैं? Coordinates x bar, y bar, z bar. These are the coordinate of center of mass. When position vectors are there, what is the position vector of center of mass? That is a different formula. This one, and it can be generalized. Problem लेंगे तो which that idea will be there, and then we will take the big problems, right? एक question लेते हैं. Suppose this is a square and side of it is 3 centimeter. This is 3 centimeter. This is 3 centimeter. This is 3 centimeter. And masses are there, 4 masses. That is 2 kg, 1 kg, 3 kg, and this is suppose 4 kg. Then we have to find a discretely distributed mass. Then we have to find the center of mass of these masses. So some reference axis is needed. तो आप ये रेफरेंस एक्सिस कहीं भी बना सकते हो, ओरिजिन आप कहीं भी चूज कर सकते हो. इट इज एट पर योर डिस्क्रिशन. आप जहां चाहोगे ओरिजिन, आप यहां भी रख सकते हो, 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 इवन यहां भी रख सकते हो. बट ओके, जब हम सिलेक्ट करते हैं सो वहां से मेजरमेंट इजी होना चाहिए, ऐसा ओरिजिन हम सिलेक्ट करते हैं. सपोज हम इसके रिस्पेक्ट में हम वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना चाहते हैं with respect to this. Suppose it is A, B, C and D. So with respect to A, I want to tell the position of center of mass. कोई तो reference point चाहिए, तो I have taken A as the reference point, and with respect to A हम इसका position center of mass का position बताना चाहते हैं. तो हम इसको यूं समझ लेंगे, this is x axis मान लेंगे and इसको हम y axis मान लेंगे. अब इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा ओरिजिन, प्रिंसिपली ये ओरिजिन हो जाएगा. अब यहां से हम ये कंसेप्ट लगा देंगे सेंटर ऑफ मास का. तो देखिए, हमको निकालना है एक्स बार. ये 2D ऑब्जेक्ट है, प्लेन में है, तो हम एक्स बार निकालेंगे क्योंकि जेड में तो नहीं, एक प्लेन है, 4 मासेस आर देयर. जेड एक ही प्लेन में रखा हुआ है, तो जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0 इन दैट केस. सो इसका मास कितना है 1. यहां से इसका डिस्टेंस, ये x1 क्या है, x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मास. अगर फॉर्मूले में आप स्टेब्लिश किया था, हमने देखा x कोऑर्डिनेट ऑफ द मास, m1 मास. तो अगर इसको हमने m1 बोला है, तो इसका ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट, राइट. तो x कोऑर्डिनेट कितना है 3 प्लस, फिर इस मास का देखेंगे. सो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3, इसका भी है, तो मास इज 3 इंटू 3. फिर इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका दैट इज 4 इंटू 0 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 इंटू 0 अपॉन टोटल मास 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4. ये टोटल मास हो गया. बात समझ आ रही है ना, कि हमने हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया. अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट लिखना है तो x इज 3, y इज 0. इसको लिखेंगे 3 0. इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट 3 है, इसका 3 एंड 3 लिखेंगे. इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, तो 0 और 3 लिखेंगे. इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है. अब x को बार लिखना है तो
दिस मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसका लिखना है 3 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसका 4 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये एक्स बार आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन हाउ मच इट इज 10, isn't it? So that is 12 by 10, that is 6 by 5. 2 5 ja 2 6. So x bar is 6 by 5. 6 by 5 centimeter. Measuring from here. अब हम y bar निकाल लेते हैं. Same way, 1 into y coordinate. 1 into y coordinate is 0. 3 into y coordinate 3 plus 4 into y coordinate is 3 plus 2 into y coordinate is 0 divided by sum of the masses, that is 10. Okay, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. So what will you get? 0 plus 9, 0 plus 9 plus 12 plus 0 by 10. So that is equal to 21 by 10 centimeter. Means center of mass of this will lie somewhere here at a distance of 6 by 5 along x and 21 by 10. So it may be lying somewhere here, that is center of mass, and here this distance is how much? 6 by 5 centimeter, and this distance is how much? 21 by 10 centimeter. So this way we can find the center of mass of the discrete mass distribution. The number of problems I will take later, right? हम और बहुत से problems इसमें बनाएंगे with discrete masses, and then I will go for the next bit, that is for continuous distribution masses, how to find the center of mass such objects. So I think concept of center of mass is clear. Oh, हम फिर मिलेंगे, right, with a new concept. Till then, all the best. Take care of you.